क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 3 मानव व्यवहार के आधार। विषय वस्तु सॉरी परिचय। विकासवादी परिप्रेक्ष्य। आपने अवश्य देखा होगा कि लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की विशिष्टताएं उनकी आनुवंशिक अक्षय निधि और पर्यावरण की मांगों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती हैं। इस संसार में जीवों की करोड़ों विभिन्न प्रजातियां हैं जो कई तरह से भिन्न हैं। जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ये प्रजातियां हमेशा ऐसी नहीं थीं। ये अपने पूर्ववर्ती प्रारूपों के अंश के रूप में विकसित हुए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक मानवों की विशेषताएं लगभग 2 लाख वर्ष पहले उनके पर्यावरण के साथ लगातार अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई। विकास का तात्पर्य क्रमशः एवं क्रमिक जैविक परिवर्तन से है, जो किसी प्रजाति की पूर्ववर्ती प्रारूपों में पर्यावरण की परिवर्तित होती हुई अनुकूलन की आवश्यकताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। शरीर में क्रियात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन जो विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, इतने मंद होते हैं कि सैकड़ों पीढ़ियों के बाद ही दिखाई देते हैं। विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आपको पता है कि प्रत्येक प्रजाति के सदस्य अपने शारीरिक ढांचे और व्यवहार में बहुत भिन्न होते हैं, जो गुण और विशेषताओं और उन प्रजातियों की उत्तरजीविता और प्रजनन की उच्च दर से जुड़ी होती हैं। संभवतः वही आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जाती हैं। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जब यह दोहराई जाती है, तब प्राकृतिक चयन उन नई प्रजातियों के विकास को उन्मुख करता है, जो कि उस विशेष पर्यावरण के साथ अत्यधिक प्रभाविक रूप से अनुकूलित होती है। यह बहुत कुछ आजकल प्रचलित घोड़ों और दूसरे जानवरों के चयनात्मक प्रजनन के समान है। प्रजनक अपने प्रजाति समूह से योग्यतम और सबसे द्रुतगामी नए एवं मादा घोड़े को छांटते हैं और उन्हें चयनात्मक प्रजनन के लिए प्रवर्तित करते हैं, ताकि उन्हें योग्यतम घोड़े मिल सके। उपयुक्तता किसी जीव की वह योग्यता है जिसके कारण उसका अस्तित्व कायम रहता है तथा वह अगली पीढ़ी को अपने जीन प्रदान करता है। आधुनिक मानव के 3 व्यवहार हैं। अभिलक्षण उन्हें अपने पूर्वजों से अलग करते हैं। बड़ा और विकसित मस्तिष्क जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार जैसे प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग की अधिक क्षमता। दूसरा, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने क्षमता। तीसरा, काम करने योग्य विपरीत अंगूठे के साथ युक्त मुक्त हाथ। ये अभिलक्षण हमारे पास कई हजारों वर्षों से हैं। हमारे व्यवहार दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत जटिल और विकसित है, क्योंकि हमारे पास बड़ा और अधिक विकसित मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क के विकास का प्रमाण 2 तत्वों से दिया जाता है। पहला, मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल भार का 2.35% है और यदि यह सभी प्रजातियों की तुलना में सर्वाधिक है। हाथी में यह 0.2% है। दूसरा, मनुष्य का मस्तिष्क के सामने का बड़ा भाग मस्तिष्क के अन्य अंगों से अधिक विकसित है। यह विकास पर्यावरण की मांगों के परिणाम स्वरूप हुआ। कुछ व्यवहार इस विकास में स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ, आहार ढूंढने की योग्यता, परभक्षी से दूर रहना और छोटे बच्चों की सुरक्षा। ये सब जीव तथा उसकी प्रजाति की उत्तरजीविता से संबंधित उद्देश्य हैं। वे जैविकी और व्यवहारात्मक विशेषताएं जो इन उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करती हैं। जीन के माध्यम से इन विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जीव की योग्यता को बढ़ाती है। पर्यावरण की आवश्यकताएं लंबे समय से जैविकी और व्यवहारात्मक परिवर्तन लाती है। जैविकी एवं सांस्कृतिक मूल हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक हमारी जैविकी संरचना है, जो हमारे पूर्वजों से एक विकसित शरीर और मस्तिष्क के रूप में उत्तराधिकार में मिली है। किसी दुर्घटना, बीमारी या दवाओं के सेवन से जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती, तब इन जैविकी आधारों का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह के उदाहरणों में कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता विकसित हो जाती है।
कई बच्चों में माता-पिता से दूषित जीन के संचरण के कारण मानसिक मंथन तथा अन्य असमान लक्षण विकसित हो जाते हैं। एक मनुष्य होने के कारण हमारे पास न केवल समान जैविकीय तंत्र बल्कि निश्चित सांस्कृतिक तंत्र भी होते हैं। ये तंत्र मानव आबादी में विविध रूपों में हैं। हम सब जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं और पलते हैं, उससे अपने जीवन का समझौता करते हैं। संस्कृति हमें विभिन्न स्थितियों में डालकर हमारे जीवन में कुछ मांगे करके हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव और सीखने के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार की मांगे, अनुभव और अवसर हमारे व्यवहार को अत्यंत प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम शैशवावस्था से जीवन के अगले वर्षों की ओर बढ़ते हैं, ये प्रभाव अधिक स्पष्ट और सक्षम दिखाई देते हैं। इस प्रकार जैविक आधार के अलावा हमारे व्यवहार के सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। इस अध्याय में आगे आप व्यवहार से संस्कृति की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवहार के जैविक आधार। तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। तंत्रिका कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने की अद्भुत योग्यता रखती है। इसके अलावा ये सूचना को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करने, संवहन करने तथा अन्य कोशिकाओं तक भेजने में भी निपुण होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियों संवेदी अंगों से या पास की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करती हैं। उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय सूचना को पेशीय अंगों, मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक ले जाती है। मानव तंत्रिका तंत्र में 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बहुत प्रकार की होती हैं तथा आकृति, आकार, रासायनिक संरचना और प्रकार में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद इनमें 3 मूलभूत घटक समान रूप से पाए जाते हैं। वे हैं काय, पार्श्वतंतु तथा अक्षतंतु। काय सोमा या काय कोशिका तंत्रिका कोशिका का मुख्य अंग है। इन कोशिका में कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस अथवा अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं जो हर प्रकार की जीवित कोशिकाओं में सामान्य होती है। तंत्रिका कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री केंद्रक में संचित होती है। यह कोशिका के पुनरुत्पादन एवं प्रोटीन संश्लेषण में तत्परता से सक्रिय होते हैं। तंत्रिका कोशिका का अधिकांश कोशिका द्रव्य काय कोशिका में होता है। पार्श्वतंतु डेंड्राइट्स शाखाओं की तरह की विशिष्ट संरचना वाले होते हैं जो काय कोशिका से निकलते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं। इनका कार्य निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका से या सीधे संवेदी अंगों से आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। पार्श्व तंतु में विशिष्ट ग्राहक होते हैं जो किसी विद्युत, रासायनिक या जैव रासायनिक संकेतों के मिलते ही सक्रिय हो जाते हैं। ग्रहण किए गए हुए संकेत काय कोशिका में भेजे जाते हैं और इसके बाद अक्षय तंतु में, जिससे कि सूचना अन्य तंत्रिकाओं, कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजी जा सके। अक्षय तंतु अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करता है जो मेरुरज्जु में कई फीट तक और मस्तिष्क में 1 मिलीमीटर से कम हो सकते हैं। अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं जिन्हें अंतस्थ बटन, टर्मिनल बटन्स कहते हैं। इनमें अन्य तंत्रिका कोशिकाओं, ग्रंथियों, मांसपेशियों में सूचना भेजने की क्षमता होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचना का संवहन करती हैं, अर्थात पार्श्वतंतु से काय कोशिका, फिर अक्षतंतु से और वहां से अंतस्थ बटन तक। तंत्रिका तंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का संवहन तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है जो अक्षतंतु एक्सॉन के ढेर होते हैं। तंत्रिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, संवेदी एवं पेशीय। संवेदी तंत्रिकाएं, जिन्हें अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहते हैं, सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। दूसरी ओर पेशीय तंत्रिकाएं, जिन्हें अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक ले जाती हैं। पेशीय तंत्रिका स्नायविक आदेशों का संवहन करती है जो हमारी गतिविधियों और अन्य प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करती है, नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती हैं, लेकिन इनमें संवेदी और पेशीय तंतु भिन्न भिन्न होते हैं। तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं तंत्रिका आवेग के रूप में प्रवाहित होती हैं और जब उद्दीपक ऊर्जा ग्राहकों तक पहुंचता है तब तंत्रिका समर्थता में विद्युत परिवर्तन होने लगते हैं। तंत्रिका कोशिका की सतह पर विद्युत समर्थता में आकस्मिक परिवर्तन को तंत्रिका समर्थता कहा जाता है। जब उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत कमजोर होती है तब
विद्युत परिवर्तन इतने कम होते हैं कि तंत्र का आवेग उत्पन्न नहीं हो पाते और हम उन उद्दीपक का अनुभव नहीं कर पाते। यदि उद्दीपक ऊर्जा अपेक्षाकृत सशक्त होती है तो विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर समाहित होते हैं। तंत्रिका आवेग की शक्ति और उसको उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की शक्ति पर निर्भर करती है। तंत्रिका तंतु पूर्ण या सिद्धांत रूप पर काम करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे या तो पूरी तरह से अनुक्रिया करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। तंत्रिका आवेग की शक्ति तंतु के साथ साथ स्थिर होती है। तंत्रिका कोश संधि तंत्रिका तंत्र में कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तंत्रिका आवेग के रूप में संचारित होती है। एक अकेली तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग को अपने अक्ष तंतु की लंबाई भार की दूरी तक ले जा सकता है। जब किसी आवेग को शरीर के दूर के हिस्से में भेजना होता है तो इस प्रक्रिया में कई कोशिकाएं भाग लेती हैं। इस प्रक्रिया में एक तंत्र कोशिका बहुत विश्वसनीय तरीके से इस सूचना को अपनी निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका में भेजती है। पूर्ववर्ती तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के संकेत दूसरी तंत्रिका कोशिका के पार्श्व तंतु से प्रकार्यात्मक संबंध या तंत्रिका कोश संधि बनाते हैं। एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका में शारीरिक रूप से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वह दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को संधि स्थल खंड कहा जाता है। एक तंत्रिका कोश से तंत्रिका आवेग एक जटिल संधि स्थलीय सूचना संचरण प्रक्रिया द्वारा दूसरी कोशिका तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अक्ष तंतु में तंत्रिका आवेग का संवहन विद्युत रासायनिक होता है, जबकि संधि स्थलीय संचरण की प्रकृति रासायनिक होती है। ये रासायनिक पदार्थ तंत्रिका संचारक कहलाते हैं। तंत्रिका आवेग तंत्रिका कोश सीधे से संचरण। देखिए इसमें क्या क्या है। क्या है? पार्श्व तंतु, तंत्रिका संचारक, संधि स्थलीय खंडन, अंतस्थ बटन और संधि स्थलीय पुट्टिका। ये क्या हो गया? तंत्रिका तंत्रिका को संधि से संचरण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका की संरचना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया? अंतस्थ बटन। ठीक है, अब ये देखिए, पार्श्व अभिग्राही छोर, ये हो गया केंद्रक। कोशिका द्रव्य, रैनवियर के नोड, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? धवल मज्जाक्ष माइलिन शीत। फिर है अक्ष तंतु प्रेक्षण, और यहाँ पे काय है ये। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचना है। ठीक, ये पूरा देख सकते हैं आप लोग ऐसे, अंतस्थ बटन। ठीक है।